बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मोहसिन, आपकी ये पहली क्लास है? आप चैट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है? यस नो, छोटे छोटे आंसर्स। कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर कह दूंगी आपको कि आप माइक ऑन कर लें। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? चले काम ये करें, सिर्फ आप ही एक अटेंडी हैं, माइक ऑन करके जरा मुझे कुछ सवालात के जवाब दे दें, ठीक है? चलें जी, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने देख लिया था कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं उनके फीचर्स क्या हैं। हाँ जी, आप कनेक्टेड तो हैं, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट कर दो प्लीज। आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। उधर जो तीन ऊपर बटन नजर, जी अब ठीक है जी। आपकी पहली क्लास है? जी मैम जी। अच्छा, तो आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं? जी मैम, मैंने देख ली है चलें आपकी ठीक रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है। कोई प्रॉब्लम है उसमें, कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम, चले नो। ठीक है, चले ठीक है, वेरी गुड। वैसे भी बहुत बेसिक थ्योरी है, मैं भी आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आप भले अपने पास अनम्यूट मत करो, अपने आप को म्यूट अनम्यूट ही रहने दो। मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, तो कोई मसला नहीं है। फिर कोई सवाल होगा तो मैं आपको खुद ही आपको बोल दूंगी, फिर आप वहां से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? तो वैसे भी हमने थ्योरी किया है हमने, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि अगर आप ये पहली दफा इंट्रो पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, उसमें तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये आपका दूसरी दफा इंट्रो पढ़ रहे हो तो उसको आपको इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए या होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में थोड़ा सा बात मेंशन भी की थी कि सिलेबस चेंज हुआ है। और सिलेबस कहाँ पे चेंज हुआ है? पार्टनरशिप्स में हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। पार्टनरशिप्स में भी हमारे पास चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर नहीं है सिलेबस में, ठीक है? तो ये एक मेजर जो है वो डिफरेंस चेंज आया है आपका पार्टनरशिप्स के अंदर। इसके अलावा डिप्रिसिएशन का टॉपिक, अगर अगर आपने इंट्रो पहले पढ़ी हुई है तो डिप्रिसिएशन का टॉपिक करते हुए आपने डिस्पोजल के बारे में इतना शायद ना पढ़ा हो, ठीक है? डिस्पोजल के बारे में ना पढ़ा हो आपने। जो स्टॉक टेकिंग होती है उसके बारे में ना पढ़ा हो कि किस तरह से करते हैं, अगर सेम डेट पे ना हो। यू विल गेट टू नो दैट इंशाल्लाह। तो ये कुछ दो एडिशनल चीजें हैं जो कि हमारे सिलेबस में ऐड हुई है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इंट्रो में मैंने पिछले सेशन में भी थोड़ा बहुत डिस्पोजल का आइडिया दे दिया था। स्टॉक काउंट इज समथिंग जो कि अभी इन्होंने थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर दिया है, और हम देखते हैं तो आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी हमें एक सवाल नजर आ जाता है उसका, ठीक है? तो वो हमारे पास है, लेकिन जो मेजर चेंज आया वो आया है पार्टनरशिप्स के अंदर। तो पार्टनरशिप्स में आपके पास सिर्फ बेसिक पार्टनरशिप जो है वो आपके पास सिलेबस में है अभी, राइट? हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया। पेज नंबर 3 है ये स्टडी टेक्स्ट, जो नई वाली अपलोड हुई हुई है आई कैप की वेबसाइट पे। काइंडली वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? या वो खरीद लें, जो जो भी आपको आसानी हो। तो हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ एंटिटीज पढ़ ली, और मैंने आप लोगों के एलएमएस जो आप लोगों का लिंक है जहाँ पे से आपको वीडियो की लिंक भी मिली और वीडियोस भी, रिकॉर्डिंग्स भी जहाँ पे अवेलेबल होती है, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज का एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है। वो मैंने कल डिस्कस भी कर लिया था, और उसमें बेसिकली क्या है, यही फीचर्स हैं लेकिन थोड़े आसान लफ्जों में, और थोड़ी एडिशनल चीजें भी उसमें मैंने डाल दी हैं। तो ये अगर आप स्टडी टेक्स्ट से थोड़ा पढ़ते हो तो उसमें टैक्स वैक्स के बारे में बात हुई हुई है, और इसमें हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें हो जो कि अभी इस पॉइंट पे आपको आके समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे वाला डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। और कल मैंने ये बात समझा दी थी कि वो डॉक्यूमेंट में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेसिकली लिखे हुए हैं हर टाइप ऑफ एंटिटी के, लेकिन वही चीजें क्या है, वही चीजें आपकी फीचर्स भी हैं, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है कि जी राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अ सोल प्रोपराइटर, तो वही आपने करना है कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में से पॉइंट्स उठा के लिख देना है। तो वही जिनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव टोन आ रही है फीचर में, उसको मैंने डिसएडवांटेज में डाल दिया। जिसमें थोड़ी पॉजिटिव टोन आ रही है, जो थोड़ा बेनिफिशियल पॉइंट लग रहा है, पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है, वो मैंने एडवांटेज में डाल दिया, राइट? तो बेसिकली ये है वही चीज, ठीक है? अच्छा जी। इसके अलावा मतलब अगर आप स्टडी टेक्स्ट से देखना चाह रहे हैं कि काफी बच्चे होते हैं कि मैं बता दें कि भाई बुक में हमने कहाँ तक कर लिया है, राइट? ताकि एक तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई हम ये एक चीज अगर बुक से भी पढ़ेंगे तो एक एडिशनल एक तसल्ली वाली पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने जो है पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट किया। ऑब्वियसली 3 इज द फर्स्ट पेज, राइट? पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 तक हमने कर लिया है, राइट? अभी हम आते हैं बीच में, ये जो सारी चीजें हैं ये भी आपने नहीं पढ़नी, ठीक है? मैं थोड़ा बहुत इनका आइडिया आपको दे दूंगी खुद ही से। ये चीजें ऐसी हैं याद करने वाली, बीच में जो 6 ऑनवर्ड्स जो पेजेस हैं, ये इनमें से कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन है छोटी मोटी, ठीक है?
तो मैंने आपको अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवा दी थी पहली क्लास में। आगे जाके मैं भी आपको सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये पेज नंबर किस पर है? पेज नंबर 8 पर है, ठीक है। ये रहा पेज नंबर 8। जी, ये पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 में आपको नजर आएगा यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जो मैंने आपको कराया है पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर और कंपनी कराते हुए मैंने आपको ये बताया है कि तीनों के लिए क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको देख लेते हैं, राइट, देख सकते हैं। फिर उसके अलावा आज जो हमें करना है उसके आगे क्या लिखा हुआ है अभी आपने वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, तो आज जो हमें करना है वो क्या है कि बेसिकली हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कोई रीजन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग क्यों करते हो, राइट। अच्छा मोहसिन, आप मुझे बता दो, इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग इंट्रो या आपने पहले पढ़ी हुई इंट्रो या अकाउंटिंग? जी मैम, मैंने एक दफा पढ़ी हुई है मैम। एक दफा पढ़ी हुई है इंट्रो, ठीक है, सही है। तो बस फिर आपको सिलेबस पता लग गया ना, चेंज क्या आया है, क्लियर हो गई है वो बात? जी 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 मैम। ठीक है, ठीक है, जी मैम। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है फिर पुराने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आपके पास बैकग्राउंड भी है। अब थ्योरी ऑब्वियसली हम थोड़ा सा कर रहे हैं, थ्योरी आपको याद भी होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये वाला टॉपिक तो टेस्ट भी हमारा हो चुका हुआ है क्या एग्जाम्स में। तो बेसिकली सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमने देख लिया कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि उसमें भाई वी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट। ये तो चीज आपकी बेसिक अकाउंटिंग होगी। फिर हमने ये देख लिया कि अकाउंटिंग की किसकी जाती है, तो हम जो अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। बिजनेस से मुराद ये कि ऐसी कोई एंटिटी जो कि प्रॉफिट, जिसका ऑब्जेक्टिव वो मोटिव वो प्रॉफिट कमाना। फिर हमने देखा कि जी बिजनेस की कितने टाइप्स होती हैं, राइट। हमने ये देख लिया कि बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज, ये मेरे ख्याल से बता दिया, आई थिंक रिवाइज एक चलो रिविजन एक हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए कि बिजनेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जी। वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में हो सकता है, वो पार्टनरशिप की फॉर्म में हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, राइट। अब वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाएगी, वो उसने जाहिर सी बात है कोई एक्टिविटी करनी है, उसने कोई ऑपरेशंस अपने करने हैं, ठीक है। अब वो ऑपरेशंस जो है ना, अब आपके पास ये दो फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स में हो सकते हैं। एक आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, ट्रेडिंग या रिटेलिंग या डीलिंग, ठीक है, डीलर नॉर्मली कहते हैं उसको। और तीसरा आपके पास जो फॉर्म है वो क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडर, राइट। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर बेसिकली क्या होता है कि वो एक रॉ फॉर्म में कोई मटेरियल खरीदे, उसके ऊपर क्या अप्लाई करे, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करे, उसको कन्वर्ट कर दे एक इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट में और फिर जाके उसको बेचे, वो कौन कहलाता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है। ट्रेडिंग, ट्रेडर या रिटेलर या डीलर ऑन दी अदर हैंड कौन होता है, जो कि एक जो जिस हालत में उसने कोई चीज को खरीदा है आगे जाके वो उसी हाल में उसको बेचते हैं, उसी हाल में या बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमल हो सकता है वो चेंज कर दे, पैकेजिंग चेंज कर दे, थोड़ा पेंट वेंट चेंज कर दे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ये ठीक है जी। और फिर आपके पास मतलब ट्रेडर या रिटेलर में क्या होता है कि कोई प्रोडक्शन नहीं होती, राइट। और सर्विसेज प्रोवाइडर एक इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। सर्विस प्रोवाइडर में क्या होता है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो ये जो दोनों हमारे पास सिनारियोज हैं, इसमें आपके पास गुड्स इन्वॉल्व है, और गुड्स से क्या मुराद है, टेंजिबल आइटम्स, राइट। और इधर क्या इन्वॉल्व होते हैं, सर्विसेज। तो हमने डेफिनेशन करते हुए, बिजनेस के फीचर्स करते हुए ये बात पढ़ी थी कि एक बिजनेस किस तरह से प्रॉफिट कमा सकता है,
बाय सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, राइट। और वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है, वो रिटेलिंग भी उसकी कर सकता है, ट्रेडिंग भी उसमें कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमने इंट्रो के सिलेबस में अकाउंटिंग किसकी पढ़नी है, राइट। तो हमारे पास सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की अल्टीमेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, और अकाउंट्स भी जो हम पढ़ेंगे वो सारी जो वर्किंग्स हैं वो सब हम किसकी करेंगे, ट्रेडिंग या रिटेलर की, ट्रेडर की या रिटेलर की, राइट। ऐसे बिजनेस की जो कि क्या करता है, सिंपली चीजों को उठा के मतलब खरीद के बेच रहा है आगे, कोई प्रोडक्शन वगैरह उसमें अप्लाई नहीं कर रहा, राइट। तो ये बात हमारी हो गई। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके पास अकाउंटिंग का, देखें हमने अकाउंटिंग के जो स्टेप्स पढ़े हैं वो क्या हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है उसमें सबसे पहले पार्ट पे आता है रिकॉर्डिंग, राइट। फिर आता है क्लासिफाइंग, फिर आपके पास आता है समराइजिंग, और फिर आपके पास आता है इंटरप्रेटिंग, राइट। ये आपके पास अकाउंटिंग की डिफरेंट आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक यही डेफिनेशन है, इसके अलावा बाकी सारी जो है वो गलत हैं या व्हाटसोएवर। आपके पास सारी अच्छी खासी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं हर बुक में, हर ऑथर ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। स्टडी टेक्स्ट में भी एक डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन सबका जो क्रक्स है वो यही है कि जितनी भी आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल नेचर जिनका होता है, कोई माली हैसियत होती है अगर ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट्स की, तो उनको बेसिकली हम क्या करें, अपने पास रिकॉर्ड करें, लिखें, उसको हम हेडिंग्स में डिवाइड करें, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम ग्रुप टुगेदर करें, फिर हम क्या करें, एक समरी रिपोर्ट बनाएं। समराइजिंग में बेसिकली होता क्या है, समराइजिंग में मतलब रिपोर्टिंग। जाहिर सी बात है, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे पूरे एक साल की मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में एक अंदाजा लगाना है, तो अब मैं हर दिन को तो पिक नहीं करूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओनर हूँ, राइट, तो मैं हर दिन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बजाय मैं क्या करूं कि मैं पूरे साल का क्या करूं, एक परफॉर्मेंस, एक एनालिसिस मैं करना चाह रही हूँ कि भाई मुझे पता लग जाए कि इस पूरे साल मेरे बिजनेस ने कितना कमाया, कितना उसको लॉस हुआ, क्या उसकी कारकर्दगी रही, राइट, कितनी उसकी डिमांड थी, मतलब सो ऑन एंड सो फॉर, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कंसीडर व्हेन यू आर एन ओनर, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो जाहिर सी बात है अब मुझे टाइम भी सेव करना है, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि क्या हो, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। तो मैं डेली जो मेरे पास डेली परफॉर्मेंस है, मैं ऑब्वियसली उसको तो मैं नहीं देखूंगी 365 डेज की। अगर मैं परफॉर्मेंस देखने बैठ गई तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये चाहूंगी कि वो 365 डेज का मुझे निचोड़ पता लग जाए, मुझे एक समरी पता लग जाए, मुझे बस ये बात तसल्ली हो जाए कि अच्छा जी ये मेरी परफॉर्मेंस थी, मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इतने मेरे असासे थे, मुझे इतने पैसे देने हैं दूसरे लोगों को। तो उसके लिए ये जो समराइजिंग वाला स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इधर इस स्टेप पे आप क्या करते हो, इस स्टेप पे जो आपका अल्टीमेट जो अकाउंटिंग का एक किस्म का आखिरी स्टेप है ना, जो आपको प्रैक्टिकली करना है, जो आपको खुद से जो कुछ काम करना है, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं मंथली, मंथली तो नहीं, मतलब मंथली भी हो सकती हैं लेकिन नॉर्मली मंथली नहीं होती, ये होती हैं सिक्स मंथली होती हैं, 3 मंथली होती हैं, या फिर एनुअल होती हैं। एनुअल से मुराद साल में पूरे साल की एक रिपोर्ट। तो या तो ये रिपोर्ट्स बनती हैं 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, या साल के बाद, राइट। तो आपके पास ये जो रिपोर्ट्स कहलाती हैं उनका एक स्पेसिफिक टर्म है, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली हम ये जो सारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर ये सवाल आता है कि ये स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, रिपोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग करनी ही क्यों है। उसका जवाब आपको इंटरप्रेटिंग के स्टेज पे मिल जाता है। इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है, इंटरप्रेटिंग करने का मतलब है एनालिसिस करना, कोई मतलब निकालना और उस मतलब के बेसिस पे डिसीजंस लेना। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, इन समरी रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स हैं लोगों के, जो कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और वही डिसीजन क्या करता है, वो फिर बिजनेस को अफेक्ट करता है, राइट। तो आपका अल्टीमेट क्या काम करना है कि आपने अच्छे डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के लिए, और उस काम के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा अभी जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो क्या है कि बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजेस क्या है, राइट। यूजर कौन है,
कौन इस्तेमाल करता है इन रिपोर्ट्स को और वो किस तरीके से इनको इस्तेमाल करता है, और फिर वो हमारा इसमें जवाब भी हमें मिल जाता है कि अच्छा फिर अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। अकाउंटिंग की जरूरत इन वजह से, अगर आप ये देखें आपके पास स्टडी टेक्स्ट में ये गिवन है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले मैं आपको यूजर्स बता रही हूँ, फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है। ठीक है, अच्छा जी, ये काम करते हैं, पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता देती हूँ उसके। ठीक है, ये ज्यादा सही है। अच्छा, आज जो है क्लास इंशाल्लाह 10:30 तक होगी। वैसे आपकी नॉर्मली जो क्लास टाइमिंग्स हैं वो है 9:30 टू सॉरी या 9:30 टू 11। ठीक है, और ये अगर चेंज आता है टाइमिंग्स में तो इंशाल्लाह हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन 1.5 घंटे की इंशाल्लाह रोजाना क्लास होगी। आज थोड़ा जल्दी ऑफ हो जाएगा, आज 1 घंटे की रखेंगे क्लास, और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे का मैं आपको बता दूंगी कि सैटरडे को आपकी क्लास है या नहीं, वरना वैसे नॉर्मली सैटरडेज को भी आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर होता क्या है। जो सारा काम हम कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अब इसमें ये आपने बात ख्याल से देखनी है जो मैं भी आपको लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है जब भी हम दो चीजें करने लगे। ठीक है, पहली चीज आती है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइज ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आपके पास 5 हैं। ठीक है, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैं ये बात बार बार अपने स्टूडेंट्स को रिपीट करती हूँ कि आपने इस बात को ख्याल रखना है कि जो मैं भी चीजें बता रही हूँ वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको आपने इसी तरह से याद रखना है। मैं अभी अब समझा देती हूँ कि होता क्या है। मोहसिन आपको तो आइडिया होगा, राइट, लेकिन हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पहली दफा पढ़ रहे हैं इंट्रो, तो उनको समझाने के लिए जरूरत है। ठीक है, जरूरी होगा ये। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ ठीक है, और ठीक है, तो ये आपके पास 5 चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, इनको आप इस तरह से समझें कि ये एक छोटी सी बुकलेट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो छोटी सी बुक को कहते हैं, जो हो सकता है उसमें 100 पेजेस हो सकता है उसमें 80 पेजेस हो सकता है उसमें 50 पेजेस हो, राइट, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो आप इस तरह से सोचें कि वो जो एक छोटी सी किताब नुमा चीज है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली किताब को खोलेंगे तो उसमें आपको मुख्तलिफ रिपोर्टें नजर आएंगी। ठीक है, तो वो रिपोर्टों का जो पूरा सेट है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें उस सेट के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की रिपोर्टें आपको नजर आएंगी, जिनके मतलब हेडिंग्स बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही होंगी कि अच्छा ये इस रिपोर्ट का क्या नाम है, इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर एक और रिपोर्ट नजर आएगी अगले पेज पे, वो आपको नजर आ रही होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर आपको एक और रिपोर्ट नजर आएगी जिसकी हेडिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन देयर इज अनदर दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और फिर आखिरी आपको एक ये तो इसलिए तो खैर इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, नोट्स टू दी अकाउंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या है, ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अभी जो मैं अगली चीज आपको बता रही हूँ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको इंटरचेंजेबल कर देते हैं। आगे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जी कंपोनेंट्स लिखें, तो वो कुछ और लिख के आ जाते हैं, वो ये चीजें लिख के आ जाते हैं। अगली चीज आ जाती है कि अब ये बताना है जी 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 मैम, ये कॉम्प्रिहेंसिव की जगह प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं? हाँ, ये देखो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने पॉइंट रेज किया। बेसिकली पुराने मतलब बेमहाल से 2 या 3 साल पहले आपको आइडिया है स्टैंडर्ड्स के बारे में, मैं भी आपको इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, होता क्या था, इनका ये जो दोनों क्या कहते हैं आपके पास रिपोर्ट्स है ना, इनके पुराने नाम है बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट है और इसका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये ओल्ड टर्म्स हैं, ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है। मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस क्या करते हैं, वो अभी कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, मना नहीं है,
आपको काफी बिजनेसेस में नजर आएगा कि वो अब भी जो है यही टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मना नहीं है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इनका यूज डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। और ये किस तरीके से हमें पता लगता है कि हमने क्या टर्म इस्तेमाल करना है। एक काम करते हैं, एलिमेंट्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बारे में भी मैंने डिस्कस करना है कि सारी अकाउंटिंग हमें किस तरह पता लगती है, क्या टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, किसको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। मतलब अकाउंटिंग इतनी सिंपल नहीं है, ऑब्वियसली देर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें। अगले 5 साढ़े 5 साल आपने अकाउंटिंग ही तो पढ़नी है। आगे बस अकाउंटिंग में यहाँ से 3-4 सब्जेक्ट्स में आ रहा है, राइट। देयर इज इंट्रो है, फेयर 1 है, फेयर 2 है, और फाइनल लेवल पे भी आपको अकाउंटिंग पढ़नी है। तो इतनी क्या चीजें हैं अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट। तो किस तरीके से हमें कौन बताता है कि कैसे किस चीज को किस तरह अकाउंटिंग करनी है, वो फिर मैं बताऊंगी स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो यस, बिल्कुल ठीक है। आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये भी अगर सवाल के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टर्म इस्तेमाल किया है तो आपने सोल्यूशन में भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही टर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको यही दो टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, और ज्यादातर यही इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? पुराने क्वेश्चन में हो सकता है आपको कहा जाए कि जी बैलेंस शीट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब जो है आप देखोगे तो ज्यादातर सवालों में आपको निकले नजर आएगा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज ये भी नोट कर लें, आपके सिलेबस में नंबर 1 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बात क्लियर होगी कि ट्रेडर की अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है। मैन्युफैक्चरर कैसे अकाउंटिंग करता है या सर्विस प्रोवाइडर कैसे अकाउंटिंग करता है वो आपके सिलेबस में इंट्रो के नहीं है। तो अब सवाल ये आता है, अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें किसके बनाने हैं, ट्रेडर के ही बनाने हैं। और आपके सिलेबस में आपको सिर्फ हेडिंग सबकी जानना जरूरी है कि देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके नाम आपको आने चाहिए। लेकिन बनाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही आएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट टू द अकाउंट्स प्रिपरेशन इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। लेकिन नाम आना चाहिए सबका, ठीक है। इनका प्रिपेयर कैसे करना है, बनाने कैसे, इट इज नॉट इन द सिलेबस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये आता है जी, क्वेश्चन आता है जी जी मैम ये नोट्स टू द अकाउंट्स की जगह नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख सकते हैं? नहीं, देखो पहली चीज तो ये आपको अभी नोट्स बनाने नहीं है, ठीक है, इंट्रो के सिलेबस में। और वैसे जो इस पोर्शन का जो टर्म है ना वो नोट्स टू दी अकाउंट्स ही लिखा जाता है। ये असल में बात मैम मेरे आपको पास जी जी मेरे पास बुक्स टीचर्स की, इसमें लिखा हुआ था, मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये जो है ना हेडिंग्स हैं, इनमें ज्यादा ऑब्वियसली ऊंच नीच तो नहीं होती। सारे बिजनेसेस कोशिश करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, लेकिन हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि वो पीनलाइज होंगे या क्या होगा, मसला होगा उसमें। लेकिन ओके ओके। मेजॉरिटी बिजनेसेस में, मेजॉरिटी कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में नोट्स टू द अकाउंट्स ही लिखा जाता है, ठीक है। चले, सही है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, बस आपने इस तरह से याद कर लें, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स करें वो ज्यादा बेहतर है। स्टडी टेक्स्ट में देख लेते हैं, स्टडी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये याद कर लें, या नोट्स ऑफ द अकाउंट्स याद कर लें, आपको पेनलाइजेशन इसमें नहीं होगी, राइट, क्योंकि ये टर्म्स हैं इसमें। लेकिन ज्यादा डेविएशन नहीं करना, ये नहीं बोलना कि मिस ने तो कहा था कि कोई भी टर्म उठा के लिख दो, राइट, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली अकाउंट्स लिखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखें, वन इज द सेम थिंग, राइट। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बुक होती है उसके अंदर कितनी रिपोर्टें लगी हुई होती हैं, राइट। अब हम ये देखते हैं कि अब उन रिपोर्टों में क्या चीजें हम लिखते हैं, उन रिपोर्टों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसके लिए पहले मुझे आपको, चलो एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कंपोनेंट्स हमने कर लिए, हमने एलिमेंट्स कर लिए, अभी हम एलिमेंट्स पे आए। तो बेसिकली आपके पास जो एलिमेंट्स, जो इन इन रिपोर्टों के अंदर चीजें आएंगी, आती हैं, वो आती हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं स्टडी टेक्स्ट में से, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या चीज सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, वो उसमें सबसे पहले आइटम आ रहा होता है एसेट्स का। एसेट्स क्या होता है? एसेट असासा, राइट, उर्दू में इसको कहते हैं असासा। जिस तरह
फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, अगर ये आपका अपना घर है तो आप ये कहोगे कि ये मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा असासा है, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े, एन एसेट इज समथिंग दैट एन एंटिटी ओन्स, एंटिटी मतलब कोई बिजनेस, राइट, अ रिसोर्स दैट इट कंट्रोल्स, और समथिंग दैट इट इज ओड। समथिंग दैट इट इज ओड से मुराद क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस ने किसी दूसरी पार्टी को लोन दिया हुआ है, राइट, यानी कि बिजनेस को क्या कहेगा, बिजनेस ये कहेगा कि मुझे ये पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, राइट, तो वो क्या चीज हो जाएगी, वो भी उसका एसेट है, समथिंग दैट इज ओड टू द बिजनेस। ठीक है, ये बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। मोहसिन आपको तो मेरे से क्लियर होगी, लेकिन जो पहली दफा इंट्रो पढ़ रहे हैं उनको इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। आपने सब याद क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट देती हो, इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक का मैंने शायद प्रॉफिट डिस्कस करते हुए मैंने ये बात बताई थी कि इकोनॉमिक्स जो हम लोग, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमी में हम कोशिश करते हैं ना कि हमारे पास सरप्लस रहे, हमारे, आपने सुना होगा जी, रिजर्व होते हैं हमारे, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, और ग्रो कैसे करेगी, अगर उसके पास कोई प्रॉफिट बचेगा। इकोनॉमी का भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, इकोनॉमी भी जो सारी चीजें खर्चे कर रही है और जो उसका इनकम आ रही है उसमें भी अगर प्रॉफिट बचता है तो वो क्या कहते हैं कि जी इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, राइट। तो इकोनॉमिक्स का टर्म, इकोनॉमी, इकोनॉमिक का टर्म कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाए तो उसका मतलब प्रॉफिट से ही उसका लिंक बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई एसेट, ऐसा कोई रिसोर्स, ऐसा कोई असासा जो कि आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट देता हो, राइट, और वो रिसोर्स ऐसा है कि वो आपकी मिल्कियत है, आपकी ओनरशिप में है, तो आप उसको क्या कहोगे कि दैट इज योर एसेट। तो किसी बिजनेस का अगर होता है तो वो बिजनेस का एसेट कहलाता है, राइट। यानी कि ये बिल्कुल लेमैन, ऑब्वियसली स्टडी टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि दिस इज अ लेमैन डेफिनेशन। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो फिर आप इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्लियर हो जाएगी और वो हम आगे जाके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एसेट्स भी जो है वो दो किस्मों के होते हैं आपके पास। एसेट एक होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा एसेट होता है करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट, ऐसा रिसोर्स, ऐसा असासा जिसकी यूजफुल लाइफ किसी भी बिजनेस के लिए हो 1 साल से ज्यादा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस था, मेरा एक सोल ट्रेडिंग, मैं एक सोल ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं सोल ट्रेडर हूँ, मेरा एक बिजनेस है, फर्नीचर का मैं कारोबार करती हूँ, राइट। अब मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदी हुई है बिल्डिंग, मतलब वो मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस का एक एसेट है, राइट, मेरे बिजनेस का एसेट है, मेरे बिजनेस के नाम पे वो बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और वो किसकी ओनरशिप में है, वो बिजनेस की ओनरशिप में है, वो बिजनेस के इस्तेमाल में आती है, राइट। अब वो एसेट, अब मुझे देखना है कि वो एसेट मेरा नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है। करंट एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ हो 1 साल से कम। अब यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है, अब मैंने अगर एक बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस के लिए तो मैं उसको 3-4 महीने के बाद बेचूंगी तो नहीं ना, मैंने किस पर्पस के लिए खरीदी है उस बिल्डिंग को, कि मेरा बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं बिजनेस करूंगी 10 साल तक, तो मेरे तो ऑब्जेक्टिव ये होगा ना कि मैं बिल्डिंग खरीदूं ताकि मैं उसको 10 साल तक इस्तेमाल करूं। तो मेरे पास कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो मैं खरीदते वक्त उनको, मेरे दिमाग में यही नियत होती है कि मैंने उनको 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करना, उनकी नेचर भी ऐसी होती है। बिल्डिंग है, आपको पता है बिल्डिंग तो 100 साल तक खड़ी रह सकती है, राइट, जब तक आप उसको खुद ना ढाएं या मतलब वो खुद ही खराब ना हो जाए या खुद ही ना गिर जाए, राइट। तो आपके पास बिल्डिंग फॉर एग्जांपल एक ऐसा एसेट है जो कि नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई होता है, उसकी यूजफुल लाइफ किसी भी बिजनेस के लिए 1 साल से ज्यादा है। उससे जो बेनिफिट हमें मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को, वहां पे बैठ के मैं काम करूंगी, वहां पे बैठ के मैं डीलिंग्स करूंगी, वहां पे बैठ के मैं अपनी कमाई करूंगी, राइट। तो इनडायरेक्टली वो मेरे प्रॉफिट कमाने में मेरी हेल्प करेगा। अगर मेरे पास कोई ऑफिस ना हो तो हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक तरीके से बिजनेस ही ना कर सकूं, राइट। तो ये मेरा क्या है, नंबर 1 एसेट तो है, क्यों, क्योंकि मुझे इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, राइट। और ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग बिजनेस के नाम पे, मेरे नाम पे, राइट। दूसरा, ये एसेट ऐसा है जिससे बेनिफिट मुझे लगातार कंटिन्यूसली 1 साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग जी मुझे एक दिन इसने, मैं इस्तेमाल में किया और दूसरे दिन मुझे मना हो गया कि भाई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर वो 10 महीने तक मैं ऐसे ही बैठी रही, फिर उसके बाद हो सकता है 2 महीने के बाद फिर मुझे अलाउ हो जाए। तो ये क्या है कि कंटिन्यूस आपको एक बेनिफिट मिलता रहेगा उससे, राइट, कोई उसमें इंटरप्शन ऐसा नहीं आएगी। ऑन दी अदर हैंड, करंट एसेट्स क्या होते हैं कि जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से मुराद है लेस देन अ ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दें मोहसिन कोई,
बिल्कुल कोई सिंपल सी एग्जांपल दें मुझे, कोई वो नहीं चाहिए, प्री पेमेंट्स वाली नहीं चाहिए, सिंपल सी एग्जांपल दें करंट एसेट की। क्या हो सकती है करंट एसेट? जी, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक हो गया मेरा। स्टॉक क्या होता है? वो चीज जिसमें मैं डील करती हूँ, जिसको मैं बेचती हूँ और उससे मैं प्रॉफिट कमाती हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फर्नीचर की रिटेलर हूँ, फर्नीचर की डीलर हूँ, मैं फर्नीचर एक जगह से खरीदती हूँ और उसको उसी हाल में दूसरी जगह बेच देती हूँ, मैं रिटेलर हो गई, राइट, उसकी डीलर हो गई मैं। तो अगर मैंने, हो गया मैम, कैश। सॉरी, कैश भी तो है ना, कैश, कैश। कैश भी है, बिल्कुल कैश भी है। लेकिन अभी मैंने पहले इन्वेंट्री के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो अब इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो कि मेरा तो बस चले तो मैं तो उसको कल के आज ही मैं उसको बेच के उसके अगेंस्ट मैं प्रॉफिट कमा लूं, मैं बिजनेस बेनिफिट उसका ले लूं। आज के दिन मैंने उसको बेचा और मुझे आज ही बेनिफिट मिल गया एंड दैट्स इट, खत्म। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज इन्वेंट्री कोई बेची है और उसका मुझे बेनिफिट जी 1 साल के बाद तक मुझे मिलता रहेगा। नहीं, बेनिफिट से क्या मुराद है? बेनिफिट क्या है बिजनेस के लिए? कि आपको उसके अगेंस्ट कैश मिल जाए, आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मिल जाए, राइट। तो मैंने आज के दिन इन्वेंट्री अगर बेची, खरीद के बेच ली और आज के दिन ही मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलके खत्म हो गया। इसी तरह आपका जो कैश बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑफिस में कैश पड़ा हुआ है, वो क्या है? एसेट है किसी भी बिजनेस का। कैसे एसेट हो गया? उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं उस कैश को यूज करके इन्वेंट्री खरीदूंगी, फर्नीचर खरीदूंगी और फिर मैं उसको बेचूंगी। जब मैं बेचूंगी तो वो प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह भी समझें, कैश का भी लिंक है इकोनॉमिक बेनिफिट से। ये मेरा एसेट हो गया। करंट एसेट क्यों है? क्योंकि मेरे पास कैश, जिस फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने वो क्यों रखे हुए? मैंने इसलिए रखे हुए कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसलिए नहीं रखे हुए कि मैं इसको 5 साल तक रखूंगी, राइट। इस तरह से भी सोच सकते हैं और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जो इकोनॉमिक मुझे बेनिफिट मिलेगा वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे मिलके खत्म हो जाएगा। अगर ये बात क्लियर नहीं हो रही, टेंशन ना लें, आगे जाके इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उसमें नॉर्मली बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा आपके पास क्या होता है? फर्नीचर हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजें आती हैं। और करंट एसेट्स में आपके पास इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स भी एक चीज होती है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग करेंगे तो ये वाला सारी चीजें आपको क्लियर इंशाल्लाह होती रहेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि स्टडी टेक्स्ट में से सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी, जो लोग पहली दफा इंट्रो कर रहे हैं, वरना उनको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो एक दो एलिमेंट क्या हो गया? एक हमारा हो गया एसेट्स, कि अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज हम प्रेजेंट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम प्रेजेंट करते हैं एसेट्स को, राइट। फिर हम एक और चीज वहां पे लिखते हैं जो कि क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या होती है? ऐसा कोई अमाउंट जो कि बिजनेस किसी को ओ करता है। ओ करने का मतलब क्या? कि किसी को बिजनेस ने वो पैसे देने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है, मैं सोल ट्रेडर हूँ और मेरा एक ऑफिस है और उस ऑफिस में क्या इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, राइट। अब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो मेरा आता है महीने के बाद, राइट, 10-15 दिन के बाद आता है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल सितंबर के महीना मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की और क्या हुआ? मेरे पास तकरीबन 10 या 12 अक्टूबर को मेरे पास सितंबर का बिल आ गया। अब जब मैं सितंबर में बैठी हुई होंगी, सितंबर के आखिरी तारीख को मैं क्या कहूंगी कि मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी तो इस्तेमाल कर ली, लेकिन मैंने अब तक उसकी पेमेंट नहीं की। पेमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि बिल ही नहीं आया अभी तक। तो बेसिकली मैं 30 सितंबर है, उस दिन मैं खड़ी होके क्या बोलूंगी कि मुझे जी वापडा को पेमेंट करनी है ना। मेरे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। इसकी थोड़ी और सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस को इन्वेंट्री खरीदनी थी। इन्वेंट्री से मुराद वो चीज जिसमें मैं डीलिंग करती हूँ, जो मैं खरीद के बेचती हूँ, राइट। तो मेरे बिजनेस को इन्वेंट्री खरीदनी थी, लेकिन मेरे बिजनेस के पास कैश नहीं था। तो उसने क्या कहा? मैंने क्या कहा सप्लायर को कि भाई आप मुझे इन्वेंट्री तो दे दो लेकिन उधार पे दे दो, राइट। मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगी, राइट। तो ये क्या हो गया? ये भी बिजनेस की लायबिलिटी हो गई कि बिजनेस ने इन्वेंट्री तो ले ली लेकिन उसके अगेंस्ट अभी पैसे नहीं दिए। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पैसा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और वो मुझे
2 3 4 5 साल के बाद रीपे करना है तो वो भी मेरी लाइबिलिटी होगी। तो एनी अमाउंट दैट द एंटिटी ओज टू अनदर पार्टी, सिंपल एज दैट, राइट। अब लाइबिलिटीज में भी आपके पास दो किस्मों की होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपने, वो पैसा होता है जो कि आपने 1 साल के बाद पे करना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस ने बैंक लोन लिया हुआ था, बैंक से लोन लिया हुआ था और अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जी ये जो लोन है आपने 4 साल के बाद रीपे करना है बैंक को, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज an amount payable not payable within the next 12 months, यानी कि क्या हुआ, 12 महीने के बाद पेबल हुआ, राइट। ऑन दी अदर हैंड करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अमाउंट्स पेबल बाय द कंपनी विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जिस तरह बिजली का बिल हो गया, आपको ड्यू डेट लिखी हुई होती है ना, उसमें सितंबर का बिल है तो यहाँ से मैक्सिमम नवंबर की कोई डेट होगी कि उसमें इधर इतने टाइम तक आपने पे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, पेबल विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। वो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ही उसको पे करना है हमें वो लाइबिलिटी को, वरना फाइन होता है, राइट, या बिजली कट जाती है आपकी। तो इस तरह की सैलरीज हो गई, ये सारी ऐसी क्या है कि जी आपने ये विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स अगर कोई लाइबिलिटी खड़ी हुई है और आपको वो पे करना है, अगर आपके पास एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है कि जी ये 1-2 महीने में पेमेंट कर देनी है ये, तो वो क्या अब हमारी बन जाएगी, वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक टर्म है इक्विटी का, लेकिन इक्विटी मैं अभी नहीं कर रही, मैं आपको कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। तो हमने लाइबिलिटीज कर ली, फिर हमारे पास एक आइटम आता है कैपिटल का, ठीक है। ये भी एक एलिमेंट है, और ये कैसा एलिमेंट है, एलिमेंट ये क्या होता है, कैपिटल होता क्या है, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। अच्छा, मुझे भी इस पॉइंट पे ख्याल आ रहा है कि मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि हमें सिर्फ सोल ट्रेडर, अच्छा नहीं मैंने ये बात नहीं बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी होगी। और हमारे सिलेबस में कौन कौन सी इन्वॉल्व है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। कंपनी एज अ ट्रेडर वो हमारे बिजनेस, हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बात मैं रिपीट कर दूंगी इंशाल्लाह। अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं हाल से शायद मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक सोल प्रोपराइटर है जो कि ट्रेडर है, तो सिर्फ उसी की हमें अकाउंटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप भी, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेडर है, पार्टनरशिप, वो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, सिर्फ कंपनी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो कैपिटल एक और एलिमेंट है जो कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली रिपोर्ट में शो करते हैं, और वो क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर ने जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया हो, या ओनर ने अगर बाद में फर्दर पैसा लगाया हो बिजनेस में ओनर ने, वो क्या होगा, वो कैपिटल कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर इक्विटी मैं नहीं करा रही अभी मोहसिन, तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा वो आगे जाके इंशाल्लाह ये जब हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे ना, उसमें फिर मैं आपको इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिवाइज करा दूंगी। तो इक्विटी हमने करना है, लेकिन हम करेंगे बाद में। कैपिटल के साथ साथ हमारे पास एक और एलिमेंट आता है ड्रॉइंग्स का। ड्रॉइंग्स का क्या मतलब है, कैपिटल का ऑपोजिट है ये। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा या वो एसेट, राइट, जो कि ओनर ने बिजनेस में लगाया हो, राइट, अपने पर्सनल, फॉर एग्जांपल अपने उसके पास कैश पड़ा हुआ था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी मैंने जो है 3 लाख रुपए जमा किए थे मेरी पॉकेट मनी से या व्हाटसोएवर, मेरे पास 3 लाख रुपए जमा हुए हुए थे, तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो मैंने क्या किया, वो 3 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। तो वो जो 3 लाख रुपए लगाना है बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल, राइट। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि जी मेरा बिजनेस तो चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, मुझे अपने किसी काम के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई और मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, लेकिन मेरे खुद के पास कोई पैसे नहीं थे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस में से, क्योंकि हमने कल ये बात पढ़ ली है ना कि सारे बिजनेस के सारे एसेट्स किसके होते हैं, ओनर के होते हैं। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि जी क्योंकि बिजनेस मेरा है, मेरी मर्जी है, मैंने क्या किए, मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकाले और अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले आई उसको। तो ये क्या है, ये किस्म की ऑपोजिट हो रहा है ना कैपिटल का। कैपिटल में क्या है कि मैंने अपने पर्सनल पैसे लगाए बिजनेस में, और ड्रॉइंग क्या हो गई कि मैंने बिजनेस में से पैसे निकाल के या कोई और एसेट निकाल के अपने पर्सनल यूज में ले आई, उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉ करना, विड्रॉ करना।
एनी मनी और अदर एसेट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ये कैपिटल का बेसिकली ऑपोजिट है। और ये चारों कंपोनेंट्स हम कहाँ शो करते हैं, कौन सी हेडिंग के अंदर शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हमारे पास जो दूसरा हमारा एलिमेंट है, कंपोनेंट है सॉरी, उसके अंदर हम फर्दर दो और कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। इनकम से क्या मुराद है, इनकम से मुराद है अर्निंग, राइट। लेमैन टर्म्स में अगर बात करें, अभी स्टडी टेक्स्ट वाली डेफिनेशन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, वो जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ सकते हैं इस पूरे पोर्शन को, लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो उसमें ना पढ़े, वो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रेवेन्यू क्या होता है, हो सकता है चीजें को समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन इनकम से क्या मुराद है, कमाई, राइट, अर्निंग। किसी भी तरीके से हो सकती है। आप जब सेल करते हो किसी चीज को, वो भी आपकी कमाई है, राइट। आप किसी चीज को जब बेचते हो, आप इन्वेंट्री अपने बेच रहे हो, तो उसको हम सेल कहते हैं, सेल्स कहते हैं या रेवेन्यू कहते हैं, राइट। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला हुआ है और वो बैंक अकाउंट, ये आगे जाके इंशाल्लाह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स करते हुए मैं आपको थोड़ा बैंकिंग के बारे में भी बताऊंगी, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेट करता है बेसिकली बैंक, ठीक है। थोड़ा बहुत सिर्फ जस्ट एन ओवरव्यू, राइट। तो उसमें हम देखेंगे कि बिजनेस के जो जो बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, बैंक डिफरेंट किस्म के आपको बैंक अकाउंट्स खोलने की चॉइस देता है। तो उसमें कुछ तो ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जिन पे कोई सूद वूद नहीं मिलता आपको। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट खोला हुआ है, उस पर तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है या डिपॉजिट अकाउंट है, तो उस पर आप पैसे डालते हो, बैंक अकाउंट में पैसे डालते हो और आपको बैंक क्या पे करता है, सूद देता है, इंटरेस्ट देता है, राइट। तो अगर कोई बिजनेस का बैंक अकाउंट है और वो डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट है, तो उसके ऊपर बिजनेस को क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा। वो इंटरेस्ट क्या है, कमाई है, अर्निंग है, राइट, वो इनकम है। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंस एक और एलिमेंट है। लेमैन टर्म्स में हम इसको कह सकते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस, राइट। खर्चे जो डे टू डे खर्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करना एम्प्लॉयज को खर्चा है, राइट। एक डे टू डे रनिंग के लिए काम आता है। जाहिर बात है अगर आप पैसे नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे एम्प्लॉयज को, बिजनेस कैसे चलेगा। इसके अलावा बिजली का बिल पे, जो बिजली का बिल है, बिजली इस्तेमाल करते हो आप, तो आपको बिजली का बिल भी पे करना पड़ता है, पानी का बिल भी पे करना पड़ता है, गैस भी पे करनी पड़ती है, राइट। तो ये सारे क्या है, ये सारे खर्चे कहलाते हैं और ये हमारे कहलाते हैं एक्सपेंसेस, राइट। तो ये आपके पास 6 तकरीबन ये एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। आपने ये बात याद रखनी है, ये मैं हाइड कर रही हूँ, ये मैं यहाँ से खत्म कर रही हूँ। एलिमेंट्स में क्या चीजें आती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम, एक्सपेंसेस। और कंपोनेंट्स में क्या चीजें आती हैं, ये 5। ठीक है, तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। सवाल अगर आ जाए, ये आया हुआ भी है कि जी ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें बच्चे कंपोनेंट्स लिख के आ गए। अगर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो ये ना हो कि आप एलिमेंट्स लिख कर आ जाओ, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, मतलब व्हाट कंप्राइजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, कंप्राइजेस ऑफ दीज रिपोर्ट्स, एंड दीज रिपोर्ट्स में क्या एलिमेंट्स हम बताते हैं, वो यही है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं कि ठीक है, हमें एक पता लग गया कि ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमने रिपोर्टिंग करनी है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स बनती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और उसमें हमने क्या क्या चीजें बतानी है किसी भी बिजनेस के बारे में। हमने ये बताने कि बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के रिसोर्सेज, बिजनेस के असासे कितने हैं, बिजनेस ने क्या क्या अमाउंट्स अभी भी पे करनी है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा अपना लगाया हुआ है, इनकम के बिजनेस की कमाई कितनी हुई है पिछले 1 साल में या पिछले 3 महीनों में या 6 महीनों में, जिस भी पॉइंट की रिपोर्ट आप बना रहे हो, जिस भी टाइम की, और ये बिजनेस का खर्चे कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ठीक है जी। जी मैम, अगर हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कराते हैं, हेलो जी जी बोले। जी मैम, अगर उससे हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और वही पैसा हम दोबारा बिजनेस में डाल लेते हैं, तो वो कैपिटल होगा या वो कौन सी होगा? इक्विटी होती है। देखो वही इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, अभी अभी इंशाल्लाह इक्विटी को मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। कैपिटल तो वो पैसा है, वो अमाउंट है, अमाउंट हो सकता है, वो एसेट भी हो सकता है कोई और के। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अपना पर्सनल, मेरी कोई बिल्डिंग थी, मेरा घर था और मैंने उसको ऑफिस बना दिया, तो मेरा वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा। वो एक ऐसी चीज है जो कि मेरी पर्सनल चीज थी और मैंने उसको बिजनेस के लिए वक्फ कर दिया, राइट। तो भले वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है,
वो किसी फर्नीचर के फॉर्म में भी हो सकता है, बिल्डिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी एसेट, कोई भी पर्सनल एसेट मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के लिए, वो मेरा बन जाएगा कैपिटल, राइट। अब सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस वाली बात आ जाएगी, ये अब इक्विटी को टच करेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, वो मैंने कैपिटल, अपनी पर्सनल चीज मैंने बिजनेस के लिए वक्फ कर दी, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, वो तो मेरा बन गया कैपिटल। अब मैंने उससे बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस का काम किया, मैंने ऑपरेशंस किया और मुझे उससे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। अब प्रॉफिट के अंदर भी ये मैं इंशाल्लाह आपको अगर इस हफ्ते नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को हमारी इस बारे में डिस्कशन हो, मंडे को तो नहीं, खैर हम डबल एंट्री कर रहे होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे को शायद इस बारे में डिस्कशन हो। आपके पास प्रॉफिट में भी ये होता है कि भाई ओनर कहे कि जी मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मैं प्रॉफिट भी दोबारा लगा रहा हूँ, वो प्रॉफिट किसका है, मेरा है, तो मैं प्रॉफिट भी अगर री इन्वेस्ट करना चाहूँ बिजनेस में तो फिर वो इक्विटी बन जाता है, ठीक है। मतलब वो फिर इक्विटी एक बड़ी हेडिंग आ जाएगी जिसमें कैपिटल आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आएगा, तो वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है मोहसिन। लेकिन यस यू राइट, लेकिन उसके लिए फिर टर्म हम इक्विटी इस्तेमाल करते हैं, फिर एक वो बिगर पिक्चर आ जाएगी, फिर वो कैपिटल से निकल के हम बोलेंगे कि अच्छा जी अब ये इक्विटी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यस यूर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर है बात मोहसिन, ठीक है। जस्ट वेट टिल नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हुए आपको मैं समझा दूंगी ये बात। चले, वेरी गुड, सही है, ये काम हो गया। अब जल्दी से, हमारे पास 5 मिनट रहते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं उसको आराम से। अब जब हमारा अब मेन जो सवाल था जो मैंने बेसिकली आज डिस्कस करना था, अब वो क्या था कि भाई हमें करने की जरूरत क्या है, हम क्यों इतना ज्यादा वक्त करते हैं, हम क्यों इतना ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो इसीलिए कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि हमें ये चीजें बतानी है, ठीक है, लिखनी है हमें रिपोर्ट्स के अंदर, क्यों लिखनी है उसके लिए फिर हम आ जाते हैं, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में ये बहुत अच्छा गिवन है, यहाँ से आप पढ़िएगा इसको। अच्छा, ये बाकी चीजें नहीं करनी, जो जो मैं वहां से टच करी हूँ स्टडी टेक्स्ट में, अभी हम फॉर्मेट्स पे नहीं आए हैं, पेज नंबर 12 पे जाने की जरूरत नहीं है, 13 पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने हल्की आपको जो जो लेमैन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में एक्सपेंसेस के बारे में और इनकम्स के बारे में बताना था, मैंने बता दिया, ये हम अब आएंगे लेकिन आगे जाके, तो जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है अभी। आ जाए आप जी, पेज नंबर अपनी नोट कर लें, पेज नंबर 15 है आपका, ठीक है, पेज नंबर 15 है, ये है हमारा कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कोई करता होगा, यूज कोई करता होगा, और वो कौन है और वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ये है। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जी इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, राइट, यानी कि आपके एक किस्म के ओनर्स हो गए, राइट। अच्छा जी, अब इन्वेस्टर्स से वैसे मुराद इधर किस तरह के इन्वेस्टर्स की है, ऐसे लोगों की है जो कि अभी सोच रहे हैं कि जी मैंने किस बिजनेस में अपना पैसा लगाऊं, ठीक है। ये बात होती है वैसे ज्यादातर शेयर होल्डर्स के केस में, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, ठीक है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि जी अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करूं, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सोल ट्रेडर बनूं, ठीक है, और मेरे पास ये भी टाइम नहीं है कि मैं अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर पार्टनरशिप शुरू करूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बात हमने देखी है ना कि ये दोनों बिजनेस एंटिटीज हैं जिसमें ओनर्स जो हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस की ऑपरेशंस में, राइट, वो मैनेजमेंट में बहुत उनका हिस्सा होता है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि ये मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं इनको कहीं पे इन्वेस्ट करूं, मैं किसी बिजनेस में इनको लगाऊं और आगे जाके मुझे क्या मिले, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मिले, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कंपनी के, किसी रनिंग कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी की ओनर बन सकती हूँ। कैसे, उसमें फिर आपको वो सारी चीजें आप इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लग जाएंगी। लॉ में आप लोग पढ़ोगे, आप स्टॉक एक्सचेंज जाते हो, आप उनके शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाह रही हूँ कि भाई यूनिलीवर बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं काम करती हूँ, मैं यूनिलीवर की ओनर बन जाती हूँ, कैसे बनूंगी, स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगी और उनके शेयर्स खरीद लूंगी, ठीक है, यूनिलीवर के मैंने शेयर्स खरीदे, मैं बन गई ओनर यूनिलीवर की, और मुझे क्या मिलेगा, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट मिलेगा। अब मुझे किस तरह से पता लगा कि यूनिलीवर अच्छी कंपनी है, एक तो चलो ठीक है मुझे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं जब ओनर बनूंगी तो मेरा इंटेंशन क्या होगा, मैंने उनके प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करने, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। ओनर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट मिले, राइट, प्रोडक्ट्स ना मिले, प्रॉफिट मिले, राइट। तो मेरा इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना पड़ेगा।
और उसके लिए मैं क्या उठाऊंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाऊंगी। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 3-4 कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े हुए और मुझे उनमें से किसी एक को पिक करना है, तो मैं कैसे डिसीजन लूंगी, मैं उन चारों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी, जो ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस होगा नंबर्स के एतबार से, प्रॉफिट के एतबार से, उसके जाके मैं शेयर्स खरीद लूंगी, राइट। तो ये इस इन्वेस्टर से मुराद ऐसे लोगों की है जो कि बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं कैपिटल, सिर्फ उनका कैपिटल की हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, मैनेजमेंट हो सकता है कि कोई और भी कर रहा हो, राइट। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी लेंडर्स की। लेंडर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो कि बिजनेस को पैसा फराहम करते हैं एज अ लोन। फॉर एग्जांपल बैंक, अब बैंक के पास में जाती हूँ, मेरा मेरा फॉर एग्जांपल कोई सोल ट्रेडर मैं ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैं सोल ट्रेडर हूँ, मैं बैंक के पास जाती हूँ कि भी मुझे लोन चाहिए। अब देखें, कोई लोन देने देने वाला जो पार्टी होती है ना, उसका पैसा फंस रहा होता है, राइट, उसको बड़ा ही सोच समझ के पैसा देना होता है। तो वो क्या करेगा, वो मुझे कहेगा ठीक है जी, आप अपने जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास ले आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद जो सामने वाली पार्टी है, जो बैंक है, उसको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं 4 साल के बाद वो बैंक का लोन रीपे भी कर दूं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं वो 4 साल आ जाएंगे और मेरे पास तब भी पैसा नहीं हुआ, मैं बोलूं कि आई एम सॉरी जी, मैं तो आपको पे नहीं कर सकती, मैं तो बैंकरप्ट हूँ, राइट। तो इस वजह से सक्सेस देखते हुए, और क्रेडिबिलिटी कहते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या होगा, जो लेंडर होते हैं वो आपके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि वो आपको जानते तो है नहीं, ज्यादातर ऐसे लोगों के पास ही आप जाते हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको नहीं जानते पर्सनली, राइट। इवन मेरे ख्याल से तो जिनको आप पर्सनली भी जानते हो उनका भी कुछ पता नहीं होता, राइट। तो उनके केस में भी आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये आप सारा यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, यहाँ से आप सारा पढ़ लेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास बारी आती है सप्लायर्स की। सप्लायर्स अनदर ट्रेड क्रेडिटर्स। सप्लायर ऐसी कौन, सप्लायर वो होते हैं जिन्होंने आपको इन्वेंट्री वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। अब आप उनसे भी उधार पे चीजें खरीद रहे होते हो, तो उनको भी इस बात की टेंशन होती है कि भाई ये बिजनेस ऐसा है कि ये हमें टाइमली बेसिस पे पे ऑफ कर देगा या नहीं करेगा, राइट। और एक दूसरी चीज भी यही होती है कि जब बिजनेसेस की बात आती है ना, तो आप कोशिश करते हो कि आप अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेस के साथ ही डीलिंग करो, राइट। तो सप्लायर्स भी ये चाहेंगे कि हम जिस पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं, जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, वो क्या हो, एक अच्छी पार्टी हो, एक सक्सेसफुल पार्टी हो, तो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करेगा, राइट। फिर इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस किसी कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, आप उसके लिए इकोनॉमी का एक छोटा सा, भले छोटा हो भले बड़ा हो, लेकिन आप इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, राइट। तो अब गवर्नमेंट्स को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जी इनसे हमने टैक्स कितना कलेक्ट करना है, कितना सक्सेसफुल बिजनेस है। यानी आपकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में गवर्नमेंट ऑब्वियसली आपकी सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं एटलीस्ट उनके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करती है, राइट। फिर पब्लिक का भी एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी। पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है कि जी लोकल इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो पब्लिक का ये इंटरेस्ट होता है कि भाई ये हमारे किस तरीके से हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये अच्छी एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहा है मतलब सोसाइटी में। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कहते हैं उसको। और ये कंपनीज में एक किस्म का समझ लें कि रेगुलेशन में ही आता है कि आपको CSR एक्टिविटीज करानी होती हैं कंपनीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल वर्क कराना पड़ता है उनको, ठीक है, चारों ना चार। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसी कोई इवेंट्स रखती हैं, कोई चैरिटी देती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, या ट्रिप अरेंज करा दी अपने एम्प्लॉइज की किधर किसी उसमें NGO में, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। एम्प्लॉइज अगेन, आप जाहिर सी बात है जब आप इंशाल्लाह जब क्वालिफाई कर जाओगे और जब आप जॉब ढूंढ रहे होगे, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आपकी अच्छी कंपनी में जॉब हो। अच्छी कंपनी का मुराद ये नहीं है कि इसके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं। अच्छी कंपनी से मुराद क्या है, ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियली क्या हो, स्टेबल हो। ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो कि आपको टाइमली बेसिस पे क्या पे कर सके, सैलरीज पे कर सके। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे बेसिकली वो डिपेंड करता है, राइट। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ए और बिजनेस बी, इन दोनों से अगर आपको ऑफर आती है और आपको डिसाइड करना है कि जी आपने किस कंपनी में जॉब करनी है, तो आप कोशिश करो कि भाई आप ऐसी कंपनी में जॉब करो जो कि फाइनेंशियली दूसरे से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कस्टमर्स अगेन,
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटिटी पे बड़ा इंटरेस्ट होता है उनका। मैनेजर्स, ऑब्वियसली मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ही वही लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैनेजर्स वो भी होते हैं कंपनीज के केस में, खासतौर पे मैनेजर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट। हमने बात पढ़ी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर नीचे मैनेजर्स हायर किए हुए होते हैं, या हो सकता है वो खुद भी मैनेजमेंट में हो इन्वॉल्व, राइट। तो बेसिकली मैनेजर्स कौन होते हैं, यही डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, यही बिजनेस के ऑपरेशंस में फुल टाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, उनके पास ये रिपोर्टें आती रहनी चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, हमने जवाबदेह होना है दूसरी पार्टी को। तो हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल रहे। अगर जैसी गड़बड़ हो, फौरन से उनको इंडिकेशन मिल जाए कि भाई लॉस हो रहा है, संभल जाओ, राइट। तो वो फिर अपनी अगले महीने से या अगले पीरियड से वो अपनी एक्टिविटीज को फिर बेहतर करना शुरू करते हैं, राइट। तो आपके पास अकाउंटिंग का फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारी पार्टीज के यूजर्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है, कि ताकि उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएं, उनको जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो मिल जाए, और वो उसके बेसिस पे क्या करें, डिसीजन मेकिंग करें। इन्वेस्टर अपनी डिसीजन मेकिंग करें, मैनेजर्स अपनी करें, गवर्नमेंट अपनी करे, लेंडर्स अपनी करे, और कस्टमर्स वगैरह अपनी अपनी करें, ठीक है। तो ये बेजर आपका पूरा जो साइकिल है, बेसिकली अकाउंटिंग क्यों करना है, क्यों जरूरत है इसकी, उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। जी मोहसिन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इजाजत दें। नो मैम, चलें, ठीक थैंक है, यू। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एंड आई एम होपिंग कि अब आप थोड़ा रेगुलर रहोगे, ठीक है। क्लासेस देखें, आपके पास ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें आपके पास ठीक है एक ही ऑप्शन अवेलेबल तो है कि आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि आप अगर लाइव क्लासेस अटेंड करते हो ना, तो इसमें आपकी ही बेहतरी है। आपको जैसे ही कोई सवाल आए, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप लेक्चर सुनते सुनते आपके एकदम से दिमाग में सवाल आए, भले वो सिली से सिली क्वेश्चन भी हो, आई इंकरेज आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। तो बहुत मेरे में पेशेंस है, मैं आपके हर किस्म के सवाल के जवाब दूंगी। आप काइंडली अपने आप को म्यूट कर लो कि डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके लिए भी आई वुड एनकरेज देम टू अटेंड द क्लासेस, ठीक है। मैं सवाल भी बहुत पूछती हूँ, अभी तो खैर थ्योरी के सवाल, थ्योरी थी तो उसमें इतना कोई मसला नहीं था, आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आई वुड वांट आंसर्स फ्रॉम यू। मैं आपको कहूंगी कि आप कैलकुलेशंस करें और आप मुझे जवाब जल्दी जल्दी बताते रहें, और मैं फिर उनको चेक करके उनको मैं फिल करती रहूंगी कि हाँ भाई ये ठीक है या गलत है, अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करें। क्योंकि फिजिकल आप लोग, हम लोग की एक जगह पे कहीं पे प्रेजेंस नहीं है, मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं नजर आ रही, मुझे नहीं पता लग रहा कि यार किसको कितना समझ में आ रहा है। तो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन इंश्योर कि हाँ भाई जिसने आंसर ठीक दिया है तो इसका मतलब है इसको समझ में भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगी, और दूसरी चीज ये होगी, मोहसिन मैं टेस्ट लेती हूँ हर टॉपिक के, कुछ टॉपिक से हो सकता है मैं 2-2 टेस्ट भी लूँ, फिर एंड में मेरा ग्रैंड टेस्ट भी मैं लेती हूँ, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट 3 मैंने लिए थे लास्ट टाइम भी, और उसमें भी मुझे पार्टिसिपेशन की बहुत शदीद जरूरत होती है, वरना मैं बहुत नाराज होती हूँ, ठीक है। नाराज इन द सेंस में डांटती वांटती इतना नहीं हूँ, आई ट्राई कि मैं डांटू ज्यादा, ठीक है, इस दफा। लेकिन फिर क्या, गेट अ लॉट डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती हूँ अगर कोई टेस्ट ना दे, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर नहीं पता लगता आप लोगों की प्रोग्रेस का। तो भले आपकी तैयारी अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन टू जज यू। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, आई एम योर टीचर, राइट, आई एम नॉट सपोज टू बी जजमेंटल। तो आप लोगों का अगर किसी का बुरा टेस्ट होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जी मैं अपना दिल खराब कर लूंगी आप लोगों की तरफ से और मैं आपको जवाब नहीं सही दूंगी या मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, राइट। ऐसी कोई चीज नहीं है। टेस्ट आपने देने हैं, आपकी अपनी भलाई के लिए ही मैं बनाती हूँ, राइट। टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो बिल्कुल अनसीन क्वेश्चंस हो। आई ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। आई कैप के पास पेपर से सवाल मैं नहीं उठाती क्योंकि वो हम नॉर्मली प्रैक्टिस में ले आते हैं, प्लस हो सकता है आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में वो सवाल कर चुके हो तो कोई फायदा नहीं होता टेस्ट में देने का, ठीक है। या तो मैं खुद बनाती हूँ क्वेश्चंस को, या फिर मैं किसी अनसीन जगह से उसको पिक करके फिर आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। तो टेस्ट देने हैं मुझे, अगर कोई आपको कोई एक्सक्यूज है, आपकी कोई रीजन है, वैलिड रीजन है कि जी आप नहीं दे सके उस दिन टेस्ट, तो आपके पास ऑप्शन है, आप मुझे बाद में भी दे सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह 9:40 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा 9:40 तक ही पहुंच पाऊंगी, तो आप उस टाइम तक काइंडली क्लास में वेट कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।